हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स को थोड़ा सा आसान बना देते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है ना, जो उदाहरण है इम्पोर्टेंट वाले, उन सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है ताकि आप इसको फटाफट सुनो और पढ़ो, कहानी ख़त्म। अब जैसे अदिश राशि, कौन कौन आएगा इसके अंदर? अदिश राशि के अंदर मैंने वैसा होता है जिसके अंदर परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है। दूरी, द्रव्यमान, आयतन, वॉल्यूम, घनत्व, डेंसिटी, चाल, ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, ताप, विद्युत धारा और क्षेत्रफल। तो ये सारा जो है वो अदिश राशि को कहते हैं। सदिश राशि क्या होगा? जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल, दोबारा नहीं, बल आघूर्ण, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय संवेग और भार। इसके अलावा अलग अलग तरह की गति होती है, जो मोशन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। उसके भी कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। जैसे अगर पहाड़ से पत्थर गिर रहा है, सीधी पटरी पे कोई ट्रेन दौड़ रही है, तो वो उसका जो मोशन होता है उसको स्थानांतरित मोशन कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। उसके बाद रोटेटरी मोशन मतलब चक्रीय गति। वो बड़ा वाला जो लक्ष्मण झूला, राम झूला जिसको कहते हैं ना, वो वाला झूला या कुम्हार के चाक की जो गति होती है उसके अंदर आती है। सरल लोलक की गति सिंपल है, उसको आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और रैंडम मोशन क्या होता है, यादृच्छिक गति क्या होती है? मक्खी की गति, किधर भी कैसे भी। उसी तरह से फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं मैदान में, वो किधर भी और कैसे भी दौड़ते रहते हैं। वृत्तीय गति मतलब जो गोल गोल घूमता है। जैसे पृथ्वी की गति, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, पृथ्वी की गति। नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करती है उसकी गति। दोलन गति को पेंडुलम, जो घड़ी का पेंडुलम घूमता है उसको दोलन गति कहते हैं। झूले की गति जो आगे और पीछे की तरफ होता है उसको झूले की गति कहते हैं। तो यहाँ पर इसको गति से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपके पास है। फिर न्यूटन का जो नियम है उसमें पहला नियम है, उसी में जड़त्व का नियम, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम है। इसमें पहला क्या है कि चलती बस से कूदना। अब ये खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि जब चलती बस में हम लोग होते हैं तो हम गति की अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही बस से बाहर पैर रखते हैं जमीन पे, तुरंत हम स्थितिज ऊर्जा के अंदर तुरंत हम स्थिर हो जाते हैं। और हमारा ऊपर का आधा पार्ट जो होता है, पैर स्थिर हो गया, ऊपर का आधा पार्ट मोशन में है, इसके कारण हम गिर सकते हैं। इसलिए बस से उतरते समय उसके दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके अपनी गति को कम कर सके। ट्रेन में भी यही फॉर्मूला लागू होता है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे ठहरी हुई मोटर या रुकी हुई रेलगाड़ी जब अचानक से चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी एग्जाम्पल है। कंबल को हाथ से पकड़ के डंडे से पीटने पे धूल झरकर निकल जाती है। दड़ी को खींचने पे उसका जो खड़ा व्यक्ति है वो गिर जाता है, क्योंकि वो रहता है स्थिर। अचानक से गति आती है, वो लड़खड़ा के गिर पड़ता है। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रित बल की बात करते हैं। अपकेंद्रित बल का एग्जाम्पल क्या है? क्रीम निकालने की मशीन, अपकेंद्रित पंप, अपकेंद्रित शोषक। अच्छा, वॉशिंग मशीन भी उसी के अंदर आता है, छूट गया है, वॉशिंग मशीन भी उसी के अंदर आएगा। मौत का कुआं आपने देखा होगा, इसके अंदर अभिकेंद्रित यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही काम करती है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उससे ये रिलेटेड है। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसमें आपको पता है कि हर क्रिया के विपरीत उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट का जो छोड़ा जाता है वो बंदूक से गोली चलने पे चलाने वाले को पीछे की तरफ धक्का लगना। नाव से आप कूदते हैं तो जितना इधर कूदते हैं उतना ही नाव पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। उसके बाद इम्पल्स के उदाहरण, आवेग के उदाहरण, जैसे हथौड़े से कील ठोकना इम्पल्स का एग्जाम्पल है। छड़ी के द्वारा पिंग पोंग की गेंद को पाले में डालना, क्रिकेट के बल्ले से शॉट मारना और गेंद को दूर भेजना, ये सब आवेग, इम्पल्स यानी एकदम आप खटक से मार के उसको भेज देते हो। लीवर के अंदर 3 तरह के लीवर होते हैं, आपको पता है। पहली श्रेणी का जो लीवर होता है उसके अंदर कैंची आएगा, यानी बीच के अंदर उसका वृत्त आलम कैंची है, पिलास है, ये सिंडासी नहीं क्या होता है, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, उसके बाद शीश झूला। ये सब जो है फर्स्ट श्रेणी का जो है उत्तोलक है। दूसरे श्रेणी में सरौता आ जाएगा,
वो सुपारी काटने वाला, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी, तीसरे में किसान का हल, चिमटा, बेलचा जो सामान उठा के फेंकते हैं, तो वो सब तीसरा वाले में आ जाएगा। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वायुमंडलीय दबाव के कारण क्या होता है कि पहाड़ पे खाना बनाने से मना किया जाता है कि मत बनाइए उतना, जो लोग हैं तो बनाएंगे ही, खाना देर से पकता है। तो वायु क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। दूसरा फैक्ट है कि जो फाउंटेन पेन है उसको लेकर, जिसमें स्याही वाला होता है ना, उसको लेकर वायुमंडल मतलब हवाई जहाज में चढ़ने से मना किया जाता है, क्योंकि एयर प्रेशर कम होगा तो पीछे की तरफ इंक निकल जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले को भी ऊपर जाने एयर मतलब हवा में जाने से मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ भी प्रेशर कम होने से दिक्कत हो सकती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा कई बार लगता है कि कहाँ चला जाता है उड़ते उड़ते, तो उड़ते उड़ते कहीं नहीं जाता, एक लेवल पे जाने के बाद वो ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण और फैलता 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 जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर मापते हैं ना, बैरोमीटर अगर तेजी से गिर रहा है मतलब तूफान आने वाला है। बैरोमीटर पहले गिरा हुआ था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब बारिश आने वाला है। और बैरोमीटर अगर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब प्रति चक्रवात आएगा, मौसम बिल्कुल साफ होने वाला है। तो ये है वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड। पास्कल के नियम जो है उस पे जो द्रव्य चलित यंत्र है उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब आता है। तो हाइड्रोलिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पास्कल से रिलेटेड है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अंडा को पानी में डालिए तैरने लगेगा, क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अंडे के कारण नहीं टूट पाता। शीशे के छर्रे के निर्माण के दौरान वर्षा की बूंद बिल्कुल गोलाकार जो हो जाती है, और ओहो पानी नहीं, पाड़ा, यहाँ पे पाड़ा होगा, ठीक है, मरकरी। पाड़े का जो कर्ण है उसका आकार वो तुरंत एक शेप में पकड़ लेता है, तो ये होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। साबुन और डिटर्जेंट के द्वारा पानी का सरफेस टेंशन कम करने के कारण उससे कपड़े की अच्छी सफाई होती है, जबकि आप सिर्फ पानी से कपड़ा धोएंगे तो उतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि पानी उस गंदगी तक नहीं पहुंच पाता सरफेस टेंशन के कारण, जो साबुन और डिटर्जेंट तोड़ देता है। शेविंग ब्रश में पानी के निकल जाने के बाद बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसके पीछे भी वही कारण है। पृष्ठ तनाव के कारण ही साबुन में के जो घोल हैं उसके बुलबुले बड़े दिखते हैं। समुद्र की लहर बहुत ऊंची अगर उठ रही है तो उस पे तेल का छिड़काव किया जाता है, ताकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो और लहर शांत हो जाए। इसके अलावा आप देखते हो कि पानी में गर्मी के टाइम में बोला जाता है टंकी के अंदर आप क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई भी अगर खाली जगह है जहाँ पे पानी आपका भरा हुआ है तो वहाँ पे आप केरोसिन तेल डाल दीजिए, ताकि ऊपर का जो लेयर है ना वो सरफेस टेंशन टूट जाए, और मच्छर का अगर लार्वा उस पर तैर रहा है तो वो डूब के मर जाए। जल के ऊपर ही अगर हल्का सा पिन रख दो, हल्का पिन अगर आप रख दे तो वो नहीं गिरता, लेकिन उसको दबाएंगे तो सरफेस टेंशन टूट जाएगा, पिन डूब जाएगी। उसके बाद जो गर्म सूप पीते हैं ना, गर्म सूप जो पीते हैं तो वो उसके अंदर पृष्ठ तनाव न के बराबर होता है, नहीं होता है, ठीक है। नहीं होने कहने का मतलब वो गर्म होने के कारण वो कमज़ोर होता है, जिसके कारण आप पीते ही वो पूरे जीभ पे आपके फैल जाता है, और इसके कारण जो गर्म सूप है वो काफ़ी अच्छा लगता है। कपूर को आप स्वच्छ जल पे डालिए तो उसके पृष्ठ तनाव के कारण वो इधर उधर नाचने लगता है, डांस करने जैसा उछलने लगेगा, तो ये सब सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो ये इतने एग्जाम्पल हैं, आप आराम से इससे कर सकते हो। कैपिलरी केशिकत्व क्या होता है उसके एग्जाम्पल, लालटेन और लैंप में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसके अंदर तेल नीचे धीरे धीरे ऊपर आता है, वो उसी के कारण होता है। पेड़ पौधे की शाखाओं, तना या पत्तियों तक जो जल और मिनरल्स पहुंचता है जड़ से, वो भी केशिकत्व के कारण ही नीचे से ऊपर जाता है। ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा जो स्याही सोखा जाता है वो भी उसी के कारण होता है। मिट्टी का जो ढेला होता है या मिट्टी का जो टुकड़ा होता है उसको अगर थोड़ा सा पानी में रख दीजिए तो धीरे धीरे पानी को देखेंगे आप, वो धीरे धीरे गीला होता जाएगा, ऊपर की तरफ पानी आएगी, वो भी कैपिलरी के कारण ही होता है। बारिश के बाद इसी के कारण किसान क्या करते हैं, अपने खेतों को एक बार जोत देते हैं, ताकि बारिश का पानी जो खेत में गया है वो ऊपर आके बर्बाद ना हो जाए और पानी ऊपर आ ही ना पाए। तो इन सब के कारण ये सब एग्जाम्पल केशिकत्व के हैं। उष्मा के संचरण का एग्जाम्पल, जो हमारा हीट जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाता है, उसके एग्जाम्पल में सबसे पहले कंडक्शन की बात करते हैं। चालन विधि के द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है उसमें एस्किमो के द्वारा जो दीवार बनाया जाता है वो उसी का एग्जाम्पल है। बर्फ चूंकि कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो उसके कारण उस जो हीट है अंदर की वो बाहर नहीं जा पाती। आप कभी भी धातु यानी स्टील के प्याले में चाय पीजिए और चीनी मिट्टी के प्याले में पीजिए, तो चीनी मिट्टी का इसलिए अच्छा होता है कि वो बैड कंडक्टर है, और ग्लास जो है स्टील का वो गुड कंडक्टर है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है।
ठंड के मौसम में सेम टेम्परेचर में बाहर में लकड़ी और लोहे का टुकड़ा या कुर्सी रखा है तो लोहे का कुर्सी ज़्यादा ठंडा लगेगा क्योंकि वो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है बादल वाली रात, जो बादल की रात होती है, जो ऊपर क्लाउड होता है, वो स्वच्छ आकाश यानी अगर आकाश बिल्कुल ठीक है उसकी अपेक्षा ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि ये बादल होता है ना, उष्मा का कुचालक होता है और एक कंबल की तरह काम करता है। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होता है और रात बहुत ठंडी होती है क्योंकि रेत भी जो है ना, जो बालू है, वो उष्मा का अच्छा अवशोषक है और रात में क्या करता है, इसी विकिरण के द्वारा वो उष्मा को जल्दी रिलीज कर देता है और ठंडा हो जाता है। चाय की केतली आप देखते होंगे, चाय की केतली का जो बाहरी सरफेस है उसको काफ़ी चमकदार बनाया जाता है, अंदर जो हो बाहर चमकता रहता है। कारण क्या है कि चमकदार सरफेस जो होता है वो ना ही बाहर से उष्मा को लेता है और ना ही अपने भीतर के उष्मा को जल्दी बाहर जाने देता है, तो लंबे समय तक उसमें चाय जो है वो गर्म रहती है, उष्मा का गर्म रहती है। ठीक है। उसके अलावा पॉलिश किया हुआ जूता जल्दी गर्म नहीं होता, इसलिए लोग मोटा पॉलिश करवाते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ेगा ना उसको वो रिफ्लेक्ट करके वहाँ से अधिकांश भाग को हटा देगा, तो जूता जल्दी ठंडा गर्म नहीं होगा। उसके बाद कन्वेक्शन यानी संवहन के एग्जाम्पल क्या हैं? समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं, जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेटर आप देखते होंगे, फ्रिज, तो अक्सर हाँ जो फ्रिज होता है, मैंने फ्रिज जो होता ही है उसका जो फ्रीजर होता है वो ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, तो फ्रीजर की जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और ऊपर जाके उस फ्रीजर से टकरा जाएगी, टकरा के ठंडी होकर नीचे आएगी, फिर गर्म हवा ऊपर जाएगी, फिर टकरा के नीचे आएगी। तो इस तरह से जितनी भी हवा है वो ठंडी हो जाएगी और सामान ठंडा रहेगा। बिजली का बल्ब होता है ना, उसमें उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं? वो इसलिए भरते हैं कि निष्क्रिय गैस जो होता है वो भरने से क्या होता है कि इसी संवहन के द्वारा जो उसका जो मतलब संवहन के द्वारा जो है, जो लाइट है वो चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण उसके अंदर जो फिलामेंट लगा है ना, तंतु जो लगा हुआ है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये इसके लिए लगाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस इसलिए कहते हैं कि वो ठंडा होके सफ़ेद सॉलिड में बदल जाता है। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल, पानी के भीतर जो तरंग उत्पन्न होता है ना, वो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। अनुदैर्घ्य क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वायु में ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ये सब जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग के एग्जाम्पल है, तो याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? लाइट वेव, प्रकाशीय तरंग, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग सब होता है, इसके हर तरंग में फोटोन होता है। प्रकाशीय तरंग, उष्मीय तरंग, एक्स किरण, रेडियो किरण, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ध्वनि वेव, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को हम एक बार देखते हैं एग्जाम्पल, यानी उसको इंफ्रासोनिक वेव किसको कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव उस वेव को कहते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम का होता है। भूकंप के समय धरती के भीतर जो उत्पन्न तरंग होता है वो, मनुष्य के हृदय में जो उत्पन्न तरंग होती है वो, ये सब इंफ्रासोनिक, उस मच्छर की भिनभिनाहट भी इंफ्रासोनिक के अंदर आता है। उसके बाद ऑडियोबल वेव क्या होता है? यानी क्या होता है, मतलब जिसको इंसान सुन सके, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 से ऊपर, मनुष्य नहीं सुन सकता, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि। इसी में अगर कोई गाल्टन की सीटी को बजाता है ना, तो कुत्ता तो दौड़ा हुआ आ जाएगा और इंसान बैठा रहेगा, उसको सुनाई नहीं देगा, यानी कुत्ता को सुन लेगा और वो आ जाएगा, इंसान नहीं सुन पाएगा। पराश्रव तरंग, और इसी तरह से ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है इसका कई सारे उपयोग है, जैसे कल कारखाने में जो गंदगी होती है, कालिख, उसको हटाने में, ब्लड लेस सर्जरी करने में, ट्यूमर का पता लगाने में, दांत निकालने में, समुद्र की गहराई को मापने में, समुद्र के अंदर अगर कोई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसके लिए, समुद्र के अंदर बड़ी मछलियों का पता लगाने के लिए, छोटी छोटी जीव का जो सेल होता है कोशिका, उसको नष्ट करने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। इसके बाद उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो क्या करता है, बड़े एरिया को छोटे एरिया में दिखा देता है। इसी के कारण जो साइड मिरर होता है ना गाड़ी के अंदर, साइड मिरर बाइक में हो या कार में हो, उसमें उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और सड़क के किनारे जो परावर्तक लैंप होता है उसमें भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, उसका यूज़ दाढ़ी बनाने में, आँख नाक कान वाले डॉक्टर अक्सर हाँ देखना एक छोटा सा टुकड़ा लेके देखता है, वो एक्चुअली अवतल लेंस है जो नीचे के भाग को बड़ा करके दिखाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल लेंस, सर्च लाइट में अवतल लेंस, सोलर कुकर में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अपवर्तन यानी अपवर्तन को भी देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी देखते हैं।
अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल, पानी के बड़े किसी बर्तन में, पानी के किसी बर्तन के तल पे यदि कोई सिक्का रखा हुआ है या कोई मछली है, ये कहीं भी हो सकता है, नदी में भी समुद्र में भी, जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वो रखा हुआ है, तो आप अगर हाथ डालोगे तो आपके हाथ जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि आपको जितनी गहराई पे वो दिख रहा है उससे नीचे की गहराई पे है, बट वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, गहराई कम दिखती है उसकी। द्रव्य में यानी लिक्विड में अंशतः डूबी हुई अगर कोई छड़ है तो वो नीचे वाली टेढ़ी दिखाई देगी। तारे का टिमटिमाना रिफ्लेक्शन के कारण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखना रिफ्लेक्शन अपवर्तन का एग्जाम्पल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका मिराज का बनना, पानी में कोई अगर परखनली है उसका चमकना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अर्धचालक, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होता है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका उष्मीय प्रभाव के एग्जाम्पल में कौन आएगा? बिजली का फ्यूज गर्म होता है, बिजली का बल्ब गर्म हो जाता है, हीटर इसके एग्जाम्पल में। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल, काइनेटिक और स्थितिज ऊर्जा होती है ना, मैकेनिकल ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या होता है? बांध बना के अगर आपने पानी इकट्ठा किया और उसको गिरा के आप टरबाइन चला रहे हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी में आपने चाबी डाल दी और घड़ी चल रही है या अलार्म बज रहा है तो वो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। इसके अलावा घोड़ा गाड़ी जो खींचा जाता है वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ही आगे बढ़ता है। कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टैबलेट, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ओएमआर, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। और आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर आता है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आपको फिजिक्स के एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा और सीधा सीधा आप कर देना, कम भी पढ़ोगे तब भी अच्छे से सवाल बन जाएंगे।